Hi guys, welcome to Flamboyant Law. In today's session, we'll understand the provisions of chapter 29, the judgment. इसकी जो भी important provisions है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ वही देखेंगे और कोई भी ऐसे sections जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉलेज के एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो या एसबी सेबी के आरबीआई के इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस है जो आ सकते हैं जहाँ से क्वेश्चंस वही हम देखेंगे. तो डायरेक्टली कमिंग टू सेक्शन 395 ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन. सो सेक्शन 395 बोलता है ऑर्डर टू पे कॉम्पनसेशन व्हेन अ कोर्ट इम्पोजेस. अब क्या होता है, एक विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम होती है. तो कोई भी पर्सन के अगर ऊपर फाइन इम्पोज होता है, कुछ भी उसने ऑफेंस किया और उस पर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन का देखते हैं ना अपन कि कोर्ट कैन पास ऑर्डर ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ. तो फाइन जो भी होता है वो फाइन कहाँ जाता है, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जाता है. बट अब विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम बन गई है जहाँ पर ये फाइन्स कलेक्ट होते रहते हैं. अब कोर्ट कोई भी ऐसा लगता है अगर कोर्ट को कि किसी भी पर्सन को फाइन मिलना चाहिए, सेंटेंस ऑफ फाइन उसने दिया, वो विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में ना जाके ट्रेजरी में ना जाके वो सीधा विक्टिम को मिले, तो कोर्ट वो ऑर्डर दे सकता है, ऐसे ऑर्डर पास कर सकता है. अगर कोर्ट ने ऐसा कोई भी सेंटेंस दिया जिसमें इंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ डेथ, सेंटेंस ऑफ डेथ के साथ अगर उसने फाइन भी दिया, तो फाइन अगर कोर्ट चाहे तो वाइल पासिंग जजमेंट ऑर्डर होल और एनी पार्ट ऑफ फाइन, उस फाइन का कुछ पार्ट या पूरा फाइन कहाँ जाना चाहिए अगर वो चाहे तो वो ऑर्डर दे सकता है कि इट शैल बी गिवन टू द, जो लीगल प्रोसीडिंग्स हुई हैं, प्रोसिक्यूशन हुआ है, उसके जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उस एक्सपेंसेस के लिए वो फाइन एडजस्ट के होने के लिए वहाँ इनकर होना चाहिए. तो उसके प्रोसिक्यूशन की कॉस्ट को कवर कर लेना चाहिए उन फाइन को, तो कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे सकता है. इन द पेमेंट टू एनी पर्सन ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस एंड इंजरी. अगर किसी पर्सन की लॉस या इंजरी हुई हो कॉज्ड बाय एनी ऑफेंस बाय द अक्यूज, जहाँ कोर्ट को ऐसा लगता है कि उसको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, तो वो तब वहाँ पर भी उसे कॉम्पनसेशन प्रोवाइड कर सकता है उस फाइन में से. अब हमने विक्टिम की डेफिनेशन में सेक्शन के स्टार्टिंग में पढ़ा था, बीएनएसएस के स्टार्टिंग में सेक्शन 2 में जो विक्टिम की डेफिनेशन है, विक्टिम की डेफिनेशन में विक्टिम का गार्जियन भी इफेक्ट होता है. ऑब्वियसली फैमिली मेम्बर भी अफेक्ट होगा ना. तो अगर फैटल एक्सीडेंट एक्ट के अंडर कोई भी ऑफेंस किया है किसी ने और किसी पर्सन की डेथ हो गई है, तो डैमेजेस कौन रिकवर कर सकता है? कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि उस पर्सन को कॉम्पनसेशन मिले. जो पर्सन अफेक्ट हुआ है कोई भी डेथ से बाय द ऑफेंस कमिटेड अंडर फैटल एक्सीडेंट्स एक्ट 1855. अगर किसी भी पर्सन ने कोई भी ऑफेंस किया अंडर फैटल एक्सीडेंट एक्ट और किसी की डेथ हो गई हो उससे, तो उसके गार्जियन को, उसके फैमिली मेम्बर को कॉम्पनसेशन देना कोर्ट अलाउ कर सकती है. Then, when any person is convicted of any offense which includes theft, breach of trust, cheating, dishonestly received, retained property, having voluntarily assisted in disposing of stolen property, अब उस पर्सन को कॉम्पनसेशन रीइंबर्समेंट देना चाहिए जो स्टोलन प्रॉपर्टी का या तो परचेजर है या बोनाफाइड उसने कुछ भी उसके साथ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया है, चीटिंग हो गई है, जो बोनाफाइड उसने कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी परचेज की है, तो उसको अगर कोर्ट ऐसा चाहे कि उसको रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए तो उसको रीइंबर्समेंट प्रोवाइड कर सकती है आउट ऑफ दीज फाइन्स. इफ द फाइन इज इम्पोज, क्लॉज 2 क्या बोल रहा है कि इफ अ फाइन इज इम्पोज इन अ केस विच इज सब्जेक्ट टू अपील. तो अगर कोई भी केस है
जिसका अपील हो सकता है, जो अपीलेबल केस है। तो एक टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड में अपील हो सकती है किसी भी केस की, तो उस टाइम पीरियड के बाद ही अगर अपील नहीं हुई तभी उस कॉम्पनसेशन का पेमेंट होगा, उस फाइन इम्पोज किया जाएगा, या फिर आफ्टर द डिसीजन ऑफ अपील, अगर सेम डिसीजन है तभी फाइन इम्पोज किया जाएगा। बिफोर द डिसीजन ऑफ अपील वो फाइन इम्पोज नहीं किया जाएगा। When a court imposes a sentence of fine which does not form a part, अब क्लॉज 3 क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी अगर पनिशमेंट देता है, कोर्ट इम्प्रिजनमेंट देता है, कोई भी सेंटेंस सुनाता है किसी पर्सन को और फाइन उसका पार्ट नहीं है, कॉम्पनसेशन, अगर फाइन उस सेंटेंस का पार्ट नहीं है तो विक्टिम्स को तब भी कोर्ट मैंडेट कर सकता है कि कॉम्पनसेशन प्रोवाइड किया जाए फॉर द लॉस एंड इंजरी विक्टिम हैज सफर्ड। An order under this section may be made by appellant court or high court, court of session when exercising power of, अब अपीलेंट कोर्ट, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास रिवीजन की पावर होती है, तो वो वाइल रिव्यूइंग ये ऑर्डर पास कर सकता है कि उसको विक्टिम को कॉम्पनसेशन दिया जाए एट द टाइम ऑफ अवॉर्डिंग कॉम्पनसेशन इन सब्सिक्वेंट सिविल सूट। अब कोई भी केस अगर सिविल सूट भी चल रहा है किसी भी ऑफेंस का, देन अगर कोर्ट ने वो जो भी सिविल कोर्ट है यहाँ उसे ऑलरेडी पर्सन को कॉम्पनसेशन मिल गया है, तो सिविल कोर्ट आर रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर एनी कॉम्पनसेशन already which has been given under this section while determining additional compensation। अगर उन्हें कोई भी एडिशनल कॉम्पनसेशन देना है सिविल कोर्ट को, तो वो ये वाला कॉम्पनसेशन भी माइंड में रखेगा, तब जाके एडिशनल कॉम्पनसेशन देगा। देन सेक्शन 396 विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, जिसकी हमने अभी बात करी। तो सेक्शन 396 क्या बोलता है कि एवरी स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स टू द फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम और हिज डिपेंडेंट्स who have suffered loss and injury as a result of crime and who require rehabilitation। अगर किसी विक्टिम के ऊपर क्राइम हुआ है, ऑब्वियसली तभी वो विक्टिम बना है, या फिर गार्जियन भी सफ़र करता है, तो गार्जियन भी विक्टिम की डेफिनेशन में आता है, ये अपन ने ऑलरेडी सेक्शन 2 में पढ़ा है। देन अगर कोई भी उसको लॉस हुआ है या इंजरी हुई है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्कीम प्रिपेयर करेंगी, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम, जो कि जिसके जो फंड्स होंगे वो प्रोवाइड किए जाएंगे विक्टिम को, अगर स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि उन्हें फंड्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए फॉर द रिहैबिलिटेशन एंड फॉर द लॉस दे हैव सफर्ड। अब कुछ जैसे एसिड अटैक केसेस होते हैं, तो उसमें उनका मेडिकल कॉस्ट बहुत होता है, उनकी सर्जरीज का कॉस्ट बहुत होता है, तो कहाँ से देती है गवर्नमेंट ये पैसे? विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम से देती है। जो भी फाइन इम्पोज होते हैं कोर्ट में, वो सारे फाइन्स कहाँ जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं जाते हैं, विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम में जाते हैं। Whenever a recommendation is made by the court for compensation, the district level service authority DLSA and SLSA, अब अगर कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि विक्टिम को कॉम्पनसेशन की ज़रूरत है, देने की ज़रूरत है, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, उसने बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र किया है, या फिर किसी की अगर विक्टिम की डेथ हो गई तो उसके गार्जियन ने बहुत लॉस सफ़र किया है, मान लो उसकी वाइफ विडो हो गई है या कुछ भी, तो वो रिकमेंड करेगा कि इस विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। वो किसको रिकमेंड करेगा? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को रिकमेंड करेगा। तो जो DLSA और SLSA है वो क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन डिसाइड करेगी कि कितनी कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर देनी चाहिए विक्टिम को। If the trial court at the conclusion of trial is satisfied that the
compensation awarded is not adequate for the rehabilitation. अगर ट्रायल कोर्ट को ऐसा लगता है कि कॉम्पनसेशन या तो एडुकेट नहीं मिला है, जो कि काफ़ी नहीं है रिहैबिलिटेशन के लिए, या फिर एक्विट हो रहा है या डिस्चार्ज हो रहा है पर्सन का, अक्यूज्ड का, एंड विक्टिम हैज़ टू बी रिहैबिलिटेटेड, मतलब उसका रिहैबिलिटेशन करना ज़रूरी है, then he should make recommendation to DLSA and or SLSA for compensation where the offender is not traced, offender identified नहीं है या ट्रेस नहीं है, बट विक्टिम हमें पता है कि कौन है तो विक्टिम या फिर उसके डिपेंडेंट एप्लीकेशन लिखेंगे टू द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को टू अवार्ड फॉर द कॉम्पनसेशन. अब जो अक्यूज्ड है वो एब्सकॉन्ड हो रहा है या मिल नहीं पा रहा है, तब भी विक्टिम को कॉम्पनसेशन मिल सकता है जब वो एप्लीकेशन लिखेंगे DLSA या SLSA को. On the receipt of such recommendation or on the application of subsection 4, अब उसने एप्लीकेशन लिख दी, जो भी विक्टिम है, देखा अपन ने सेक्शन 4 में, सब क्लास 4 में सॉरी, या फिर कोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया कि हाँ इस पर्सन को ड्यूरिंग द ट्रायल उसे ऐसा लगा कि इस पर्सन को अवार्ड देना चाहिए, कॉम्पनसेशन अवार्ड करना चाहिए, ऐसा रिकमेंडेशन दिया उसको. 2 महीने का टाइम होता है बस DLSA और SLSA के पास. 2 महीने में उन्हें डिसाइड करना पड़ता है कि कितना क्वांटम ऑफ कॉम्पनसेशन उन्हें अवार्ड करना चाहिए. इंक्वायरी कर सकते हैं वो इस केस में और उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं. तो 2 महीने का टाइम उन्हें मिलता है within 2 months. The state DLSA and SLSA as the case may be to alleviate the. अब कुछ केसेस में क्या होता है, मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को ऐसा लगता है, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या मजिस्ट्रेट को ऑफ द कंसर्न एरिया, वो एक रिक्वेस्ट करते हैं DLSA से या फिर SLSA से कि आप इस विक्टिम को इमीडिएट फर्स्ट एड फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट. वैसे तो फर्स्ट एड फैसिलिटी विक्टिम्स के लिए, कुछ विक्टिम्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले सेक्शंस में. प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी, जो भी रेप के विक्टिम्स हैं या कोई भी हीनियस क्राइम के विक्टिम है. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट एंड ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं DLSA एंड SLSA से कि वो विक्टिम को इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड करें या फर्स्ट एड फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें. Then the compensation payable by state government shall be in addition to the payment of fine to the victim. अब जो भी रेप से रिलेटेड केसेस हैं तो उसमें क्या होगा, जो भी कॉम्पनसेशन देगी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, वो इन एडिशन होगा पेमेंट ऑफ फाइन से. मतलब फाइन जो भी अक्यूज देगा वो तो मिल ही रहा है उसे, साथ में कॉम्पनसेशन भी मिलेगा इन केसेस में. ठीक है, मूविंग अहेड. अब इसी सेक्शन की मैं बात कर रही थी 397. इसमें क्या बोलता है जो भी हॉस्पिटल होंगे वेदर पब्लिक और प्राइवेट, कोई भी हॉस्पिटल वेदर रन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडी या कोई भी अदर पर्सन, प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो उनकी ड्यूटी बनती है शैल इमीडिएटली प्रोवाइड फर्स्ट एड मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट टू द विक्टिम ऑफ एनी ऑफेंस कवर्ड इन सेक्शन, जो कि रेप के सेक्शन है, एसिड अटैक के सेक्शन है,
या फिर पॉस्को के सेक्शंस है, उसमें जो भी ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका फर्स्ट एड और मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे टू द विक्टिम्स। देन विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, तो स्टेट क्या बनाएगी, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाएगी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ विटनेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा विटनेसेस को ही होता है, विटनेसेस को थ्रेट किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, इसलिए विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम बनाई जाती है ताकि उनके लिए अलग से एक प्रोटेक्शन हो सके, ताकि वो सिक्योर्ड रहें, सेफ रहें। देन जो पर्सन 399 क्या बोल रहा है, अगर कोई पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्ट हो सकता है क्या, कि कोई भी पर्सन ऐसे ही अरेस्ट कर दिया पुलिस ऑफिसर ने उसे, कि हल्का फुल्का शक है तो अरेस्ट कर दिया, उसके लिए कोई भी कॉम्पनसेशन हो सकता है क्या, तो हाँ हो सकता है, 399 देता है कॉम्पनसेशन। whenever any person causes a police officer to arrest another person, अगर किसी पर्सन ने या तो फेक कंप्लेन करा दी पुलिस ऑफिसर के पास, और अगर मजिस्ट्रेट को ऐसा लग रहा है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है फॉर कॉजिंग सच अरेस्ट, द मजिस्ट्रेट में अवार्ड कॉम्पनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज टू बी पेड बाय द पर्सन सो कॉजिंग अरेस्ट। अगर किसी ने ऐसे फेक कंप्लेन कराई है उसको 1000 रुपये तक का फाइन देना पड़ सकता है for loss of his time and expenses in the matter as the magistrate thinks fit। अगर एक से ज़्यादा जने हैं तब भी मजिस्ट्रेट उन सब जनों को कॉम्पनसेशन अलाउ कर सकता है 1000 रुपये तक का। ऑल कॉम्पनसेशन awarded under this section may be recovered if it were a fine, एज अ फाइन रिकवर्ड होंगे अक्यूज से, ठीक है। अगर उसने फाइन पे नहीं किया तो उसको 30 दिन तक की सजा हो सकती है। तो अब सीधा 403 पे आ जाओ। 403 जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कोर्ट नॉट टू ऑर्डर जजमेंट। अब कोई भी कोर्ट ने जजमेंट दिया हो तो कोर्ट उसे ऑल्टर नहीं कर सकती है अनलेस देयर इज सम अरिथमेटिक या फिर क्लेरिकल एरर। तो अपन ने पढ़ा था कि कोर्ट, जब अपन मेंटेनेंस के सेक्शंस पढ़ रहे थे तब अपन ने 146 सेक्शन में पढ़ा था कि कोर्ट अपने अलाउंस जो अगर वो प्रोवाइड कर रहा है उसे ऑल्टर कर सकता है, मेंटेनेंस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे ऑल्टर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें छोटी, ये एक्सेप्शन है इसका। तो कोर्ट अपना मेन जजमेंट ऑल्टर नहीं कर सकता, उसके अलावा अगर कोई भी क्लेरिकल या अरिथमेटिक एरर है तो वो ऑल्टर कर सकता है। बस बाकी सेक्शन में कुछ ऐसा है नहीं इम्पोर्टेंट। 30 is not important for exam point of view, and in the next videos we are going to study appeal, ये अच्छे से देखेंगे हम। chapter 31। till then bye bye, take care।